रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर लहू और कालीन का कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज हम पेज 60 से शुरू करेंगे। 60 में पेज 60 पे पहली लाइन अख्तर कहता है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब दिल की गहराइयों से तहे दिल, कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, स्टूडियो सजाया और उसमें उस स्टूडियो को इतना आरास्ता किया, मेरे लिए हर चीज़ मुयस्सर थी, मुझे किसी भी चीज़ के लिए किसी के आगे दस्ते दराज नहीं होना पड़ा, मुझे हर चीज़ से बेनियाज कर दिया। फिर भी मैं अख्तर कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखिए इधर आगे तजम्मुल क्या कहता है। तजम्मुल, मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ़ क्या है, किस चीज़ की कमी महसूस होती है और क्या चाहिए तुम्हें। अख्तर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुखसत होने की इजाज़त दीजिए, मैं यानी यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। तजम्मुल, इस पागलपन की इजाज़त क्यों कर, कैसे दे सकता हूँ। अख्तर, आखिर क्यों। तजम्मुल कहता है इसकी वजह तुम नहीं जानते क्या कि आज तुम्हें इनाम मिलने वाला है जजों की तरफ से तुम्हारे बनाई हुई तस्वीरों पर, और आज तुम यहाँ से जाना चाहते हो। अख्तर खामोश है। सुना है आर्टिस्टों पर यानी मुसव्विरों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। दौरे पड़ना ज़हनी तवाज़ुन खो जाना। शायद अख्तर की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। अख्तर का चेहरा बदस्तूर लगातार संजीदा है, बगैर मुस्कुराए, संजीदा बगैर मुस्कुराहट के। कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है, यानी कि तजम्मुल ये समझ भी रहा है और कह ही रहा है कि मुझे लगता है तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, तुम्हें होश नहीं है कि तुम इस किस्म की बात कर रहे हो। अख्तर कहता है मुझे मजबूर ना कीजिए। तजम्मुल कहता है क्या हमाकत है, बेवकूफ़ी है ये। एक शख्स को दलदल से निकाला जाता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर इसी दलदल में छलांग लगाने के लिए आमादा यानी कि तैयार हो जाता है। दलदल ऐसी जगह जिसमें इंसान अंदर ही धंसता चला जाता है। अख्तर कहता है मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। जमुल कहता है फ़न की बात करते हो, यहाँ आने से पहले तुम्हारे पास फ़न था और आज भी है, मगर दोनों में कितना फ़र्क है तुम खुद नहीं जानते ये फ़र्क। यानी कि जहाँ आने से पहले तुम तस्वीरें बना लेते थे, तस्वीरें बनाने का फ़न जो है तुम्हारे पास पहले भी था और आज भी है, लेकिन तस्वीरों में जो इतनी खूबसूरती लाना और उसको बनाओ श्रृंगार करना और उसको आराइश करना उसकी, इस चीज़ के तुम्हारे पास फ़न या इस चीज़ का तुम्हारे पास सामान नहीं था। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें अवेलेबल की, तुम्हें दस्तयाब की, और आज तुम्हारी तस्वीर बनाई हुई पिछली तस्वीरों से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, और ये मैंने तुम्हारे लिए किया और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम इस चीज़ को नहीं समझ रहे। पर आगे देखिएगा। अख्तर कहता है मैं समझता हूँ, क्या आप समझते हैं, सॉरी कहता है क्या आप समझते हैं इस बात का मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ आपके लिए। अख्तर सॉरी तजम्मुल अख्तर कहता है फरमाइए। तजम्मुल कहता है अगर तुम संजीदगी से ये बात कह रहे हो तो सुन लो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, ये मेरी तौहीन है, बेइज्जती है, लोग क्या कहेंगे। अख्तर, लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता, क्या ताल्लुक़, मामले कामकाज से। तो जब तुम दुनिया से अलग थलग होकर मुसव्वरी करते रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं इस किस्म के वाक़ये पर लोग क्या कुछ करते हैं। तुम सब कहेंगे एक गरीब और कलाश भी गरीब को कहते हैं, मुसव्विर को झोंपड़ी में से निकाल कर लाया दिखावे के लिए, नुमाइश के लिए, और फिर वापस भेज दिया। क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं, तौहीन नहीं है कि मैं तुम्हें लाया हूँ और अब तुम वापस जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे। अख्तर भौंच का हैरान होकर तौहीन कैसी। तो जमुल, इतनी मोटी सी बात भी समझ नहीं आती, मोटी साफ वादे। अख्तर, साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे ख़रीद लिया है और मैं अब आपके रहमो करम आसरे पर, भरोसे पर। तो जमुल, ये बात नहीं है। अख्तर,
मलाइमत से, नरमी से। गौर करो कितनी अजीब हालत होगी मेरी। मैंने फर्दन फर्दन एक एक करके कई दोस्तों को चाय की दावत दी है, वो ज़रूर शाम को आएंगे। अख्तर कहता है मेरे जाने या न जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है। तो जमुल कहता है मैं समझता हूँ ना, फ़र्क पड़ता है। इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, तसल्ली के साथ। अख्तर आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। तो जमुल कहता है रोक नहीं सकता, खूब। जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ उस पर मुझे इतना हक भी नहीं कि उसे किसी पागलपन से रोक सकूं। आज तुम इतनी बुलंदियों पर, उरूज पर पहुंच चुके हो, इसलिए जाना चाहते हो। तुम में इस बात का एहसास नहीं? तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुंचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया, यानी कि तुम्हारा मकाम, तुम्हारी कदर, लोगों के नज़दीक तुम्हारा मर्तबा बढ़ गया है और इस काम में मैंने भी हिस्सा लिया है और मैं तुम्हें अपना समझता हूँ। और क्या मेरा हक इतना भी नहीं है कि तुम्हें किसी गलत काम से रोक सकूं? अख्तर कहता है आप इसरार करते हैं, जिद करते हैं तो सुनिए। जिस अख्तर को आप एक तंग व तारीक कोठड़ी अंधेरा तारीख का अंधेरा कर लें, कोठड़ी झोपड़ी से निकाल कर अपने महल में लाए थे, वो मुसव्विर अख्तर मर चुका है। और जो शख्स आपके सामने खड़ा है उसकी, जिसके लिए ये शानदार स्टूडियो बनाया गया है, वो उसकी चलती फिरती तस्वीर है, चलती फिरती लाश है। तजम्मुल मालूम होता है दौरा बहुत शदीद है, ज़्यादा है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। अब तजम्मुल ये सोच रहा है कि जो मैंने पहले सोचा था, हमने पिछले लेक्चर में बात की कि पहले सोचा था कि शायद आर्टिस्टों को, मुसव्विरों को दौरे पड़ते हैं, मुझे लगता है कि वो दौरा तुम्हारा बहुत शदीद हो गया है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तुम कहते हो कि मैं वो अख्तर नहीं हूँ, जो अख्तर पहले था वो अख्तर मर चुका है, मैं कोई और अख्तर हूँ। तो अजीब बात है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात की। ये तजम्मुल का कहना है। तजम्मुल जाने लगता है अब डॉक्टर को बुलाने के लिए। अख्तर इसके सामने खड़ा हो जाता है। अख्तर लहजे में किसी कदर तहक्कुम, हुक्मियाँ, ठहरिए, लहजा अंदाज कर लीजिएगा, ठहरिए, रुकिए, सब कुछ सुनकर जाइए, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। तजम्मुल ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फैसला डॉक्टर को करना चाहिए, यानी मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। अख्तर आप अभी तक इस एक मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मामूल के मुताबिक हूँ। अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं और अब इसका दूसरा रुख, दूसरी साइड देखिए, जो इतना ही भयानक, डरावना और खौफनाक है कि आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। ज़मीन बोस होना, गिर जाना, तसव्वुरात, ख़यालात, शीश महल, शीशे वाला महल या घर। गुज़श्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं, उनमें से एक भी मेरी नहीं है। अख्तर कह रहा है कि पिछले 1.5 साल से जो तस्वीरें तुमने अपने दोस्तों को या दीगर लोगों को बेची हैं, उनमें से एक भी मेरी है ही नहीं, मैंने बनाई नहीं है। तो जमल अख्तर को घूरते हुए और से देखना, मामला इतनी दूर तक जा पहुँचेगा, मुझे इसका वहम गुमान भी नहीं था, यानी कि मेरे ख्याल में भी नहीं था। अख्तर मेरा मशवरा ये है कि तुम आराम करो, यानी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसी फजूल सी बातें कर रहे हो, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें मुकम्मल आराम की सख्त ज़रूरत है। अख्तर कहता है ज़रा तहम्मुल, बुर्दबारी यानी कि बर्दाश्त से काम लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तजम्मुल तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो, तहम्मुल से खा काम लूँ। अख्तर जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी उस वक्त फैसला कीजिए कि ये पागलपन है या कुछ और। तजम्मुल कहता है ये पागलपन नहीं तो और क्या है। आखिर गुज़श्ता पहले 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो, पिछले 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो। इस दौरान में तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों की कोठियों में अवेज़ा हैं, नुमायाँ हैं। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन
तोहफे के तौर पर अपने दोस्तों को दी है। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक है, बनाई हुई हैं। लेकिन आज तुम कह रहे हो कि इनमें से एक भी मेरी नहीं है। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? अच्छी वाली पहले तो तस्वीरें बनाई हैं और आज कह रहा है कि इनमें से एक तस्वीर भी मेरी नहीं है। अख्तर, मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए कश्मकश, खींचातानी या झगड़ा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इस खालिश, इस डर, इस चुभन ने मुझे बेकरार कर दिया है। ये फरेब, ये धोखा अब जिंदा नहीं रह सकता। तो जमुल, फरेब, धोखा, आज तुम्हें क्या हो गया है? अख्तर, काश मैं कुछ समझ सकता तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है। डॉक्टर को तुम बुलाने नहीं देते, मैं क्या समझूं आखिर। अख्तर कहता है कि आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मुअम्मा नहीं, पहेली नहीं। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 2 साल पहले मैं एक तंग व तारीक गली के खस्ता बदहाल, बदनुमा, बदसूरत मकान में रहता था। कहते हैं बहुत कम लोग मुझे जानते थे और जो जानते थे उन्हें मेरे मुतालिक सिर्फ यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस और कल्लाश और गुमनाम, इसे कुछ जानता ना हो, मुसव्विर हूँ। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी, मगर वह तमाम के तमाम कबाड़ियों या नीलाम घरों में पहुंचकर कोड़ियों के भाव बिक चुकी हैं। कोड़ियों के भाव बिकना, बहुत सस्ती बिकना। नीलाम घर जहाँ चीज़ें फ़रोख्त की जाएं या नीलाम की जाएं, और कबाड़ी वो जगह या वो दुकान जहाँ पर पुरानी या टूटी हुई चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। ज़िंदगी इसी हालत में गुजर रही थी। अभी अख्तर बता रहा है अपनी कहानी। इत्तिफाकन तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में दिखावे में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे उसी शाम को अपने यहाँ चाय पर बुला लिया। मैं अपने हज़ारों हम पेशा भाइयों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। गुर्बत की चक्की में पिसना, गरीबी के दिन गुजारना, ये कोई ऐसी बात ना थी जो छुपी रह सकती। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया और इस बात पर इसरार ज़िद की कि मैं अपने गुर्बत कदे से, यानी गरीब खाने से निकल कर आपके यहाँ आ जाऊँ ताकि इत्मीनान के साथ फ़न की खिदमत कर सकूँ। फ़न, हुनर। आपने मेरे लिए एक कमरा वक्फ कर दिया और मुझे ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात से बेनियाज बेपरवाह कर दिया। तो जब इन बातों के जिक्र की क्या ज़रूरत, इनकी तुमने इतनी बड़ी कहानी सुनाई कि मैं कहाँ रहता था, क्या करता था, किस तरह की ज़िंदगी गुजारता था, फिर तुम्हारी मेरी मुलाकात कहाँ हुई, किस तरह हुई, फिर तुमने मेरे लिए क्या कुछ किया। तो कहते इन बातों की कहने की ज़रूरत तो नहीं है। अख्तर कहता है मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला। सलूक बताओ। मैं समझने लगा आप निहायत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज है, लोगों को देने वाला है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर उन्हें मेरी तस्वीरें दिखाईं। आपने बड़े बड़े इदारों के दफ्तरों में मेरी तस्वीरें अवेज़ा कराईं। आपने मेरी शोहरत के लिए मेरी तख्लीक़ात, मेरी बनाई हुई चीज़ें रिसाले की जमा है, जराइद, अदबी पर्चे में छपवाई। सचमुच उस वक्त आप मेरी नज़रों में एक देवता थे, बड़ी हस्ती, एक फरिश्ता थे, एक ऐसी हस्ती जिसकी तारीफ़ हमारे किस्सों और कहानियों में की गई है। तो जो मैं समझ नहीं सकता इस जिक्र से तुम्हारा मकसद क्या है। इनका मेरे रवैये से तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई, इसका भी जिक्र करने से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है, मकसद क्या है, मुझे तजम्मुल कहता है समझ अभी तक नहीं आई। अख्तर कहता है मगर थोड़े अरसे बाद एक भयानक डरावना ख्याल अपना नहूसत वाला साया मेरे जहन में डालने लगा। मुझे महसूस होने लगा
मैंने आपकी ज़ात के बारे में जो कुछ सोचा हो महज मेरी खुश फहमी है, अच्छा समझना, अच्छा सोचना, और कुछ नहीं, हकीकत और कुछ नहीं है, बस यही है जो मैंने सोचा। तजम्मुल क्या मतलब? अख्तर कहता है मुझ पर ही हकीकत वाज़ेह हो गई कि आपकी सरपरस्ती यानी हिमायत या इमदाद तो महज एक इश्तिहार है, दिखावा है आपकी मुसव्विर नवाज शख्सियत का, मुसव्विरों को देने वाले इस सरपरस्ती में, इस इमदाद में आपका एक ख़ास मकसद छुपा हुआ है। जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके पीछे एक आपका मकसद है। तो जो क्या कह रहे हो तुम? अख्तर कहता है आप मुझे नवाज रहे थे मगर एक ख़ास मकसद की खातिर, और वो मकसद ये था कि आप सोसाइटी यानी माशरे को बताना चाहते थे देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने गरीब और मुफलिस मुसव्विर को अपने यहाँ पनाह दी है। अब ये जो कुछ बना रहा है महज मेरी सरपरस्ती का नतीजा है। मैंने इसकी सलाहियतों को, इसकी काबिलियतों को ज़िंदा रखा, वरना ये कब की ख़त्म हो चुकी। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर इंसानी पैकर मुजस्मे को निहायत खूबसूरत और शफाफ लिबास पहनाकर इन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इन हसीन व जमील, दोनों का मतलब खूबसूरत है, मुजस्मों को देखकर दुकानदार के आला ज़ौक़ और इनकी शान व शौकत से मरऊब रोब में आ जाएं। मतलब उसका कहने का है कि अगर मैं ये आपको समझा देता हूँ कि आप किसी दुकान पर जाएं तो दुकानदारों ने अपने चीज़ें बेचने के लिए डिस्प्ले की हुई होती हैं, जिससे सैंपल के तौर पर चीज़ें। अगर किसी गारमेंट्स पे जाएं आप पैंट या शर्ट खरीदने के लिए, तो गारमेंट्स वाला जो है वो पुतले के ऊपर कपड़े पहना कर, एक खूबसूरत आला कपड़े पहना कर आपको बाहर डिस्प्ले कर देता है, ताकि वो ये बताना चाहता है कि इस दुकान के अंदर कितना खूबसूरत आला और कीमती और आला स्टफ़ का माल पड़ा हुआ है। और आप उस मुजस्मे को देखकर उसके रोब व दबदबे में आ जाते हैं कि इस दुकान के अंदर बहुत अच्छा स्टफ़ वाला माल पड़ा है, कि बाहर सैंपल को तो वो इतना अच्छा है तो अंदर कितना अच्छा होगा। तो यही कह रहा है कि आपने मुझे एक मुजस्मे के तौर पर यूज़ किया, मुझे ये लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास सैंपल कितना अच्छा है तो दुकान में कितना अच्छा माल पड़ा होगा, यानी कि अंदर बनाने वाला कितना अच्छा होगा या अंदर इसको सजाने वाला कितना अच्छा होगा। इसी तरह आप भी अपनी अमारत यानी अमीरी और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात और मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे थे। तजम्मुल गुस्से से ये झूठ है, सरासर झूठ है, मैंने तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारे फ़न को इस्तेमाल नहीं किया। अख्तर कहता है और आप क्या भी कह सकते हैं, बुलंद आवाज़ से हकीकत बदल नहीं सकते। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत थी। जिस वक्त मुझे इसका एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी अहलियतों पर, मेरी सलाहियतों पर बर्फ़ की तह जम गई है। बर्फ़ की तह जम जाना, ख़त्म हो जाना। मेरे सीने में एक भी शरारा चिंगारी बाकी नहीं रहा। यह एहसास मेरे लिए सुहाने रूह साबित हो रहा था, रूह को तकलीफ़ देने वाला। अपने जिगर का खून जिगर का खून देना, सख्त मेहनत करना। मैंने फ़न की जिस शमा को अब तक रोशन रखा उसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने के अलावा और कुछ भी नहीं। यानी आपने इतना कुछ मेरे लिए किया, शानदार स्टूडियो, सामान, ये वो सारा, इसके पीछे आपके लिए एक मकसद था। वो मकसद क्या था? सोसाइटी को बताना कि मैं देखो कितना हमदर्द हूँ, मैंने इसके लिए ये सब कुछ किया है, जबकि इससे पहले इसके पास कुछ भी नहीं था, ना ये शानदार स्टूडियो और ना ही ये इतना ज़्यादा सामान। एक फनकार कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका फ़न अपना असली जौहर खोकर किसी के लिए महज एक ज़रिया शोहरत बन जाए। जौहर खूबी। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे।
तो जो पढ़ाया है वो बेटा आपने साथ के साथ आपने याद रखना है, ताकि कल को हमारे लिए मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो बेटा डायरी आप लिख लें। लेक्चर नंबर 2 की डायरी, चैप्टर नंबर हमारा 8 है। अल्फाज मायने जो आज हमने लिखवाए हैं उसी को आपने लर्न करना है, उसी को आपने लिखना भी है, और मुझे आपने ये व्हाट्सअप भी करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।